अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और मेडिकल लैब के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का लेक्चर लेबॉर्ट्री सेक्शन यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, कितने हिस्सों में लैब काम करती है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि लैब के अंदर कितने हिस्से होते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर 10 सेक्शन होते हैं: केमिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, हीमाटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी एक ही चीज़ होती है, इनको अलग एक इन दोनों में से कोई एक नाम भी लिखा जाता है या इन दोनों को एक साथ भी बाज़ औक़ात लिख देते हैं। और जो एंड में है वो है मॉलिक्यूलर। ये थे इनके नाम। आइए आगे देखते हैं हम डिटेल के साथ कि इनके अंदर क्या क्या काम, किस सेक्शन के अंदर क्या काम होता है। हिस्टोपैथोलॉजी या केमिकल पैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी या केमिकल अगर आप किसी हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपके पास कोई भी सैंपल हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आता है तो वो मुकम्मल तौर पर और दुरुस्त तरह से लेबल होना चाहिए। सैंपल को फार्मालीन के अंदर महफूज होना चाहिए। अगर फार्मालीन मौजूद नहीं होगी तो सैंपल ऑटोलाइज्ड हो जाएगा। सैंपल के साथ इसकी हिस्ट्री होना लाजमी है। इसी तरह अगर कोई फ्लूइड डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो उसकी भी हिस्ट्री हो और ये भी चेक करें कि फ्लूइड कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी सैंपल आता है तो आपने क्या चेक करना है कि वो उसका जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो मुकम्मल तौर पर से फिल है या नहीं है। उसका जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो मुकम्मल तौर पर फिल किया गया है या नहीं। उसके बाद आपने जो चेक करना है कि वो सैंपल की मिकदार कितनी है या उसको सेव कैसे किया गया, क्या उसको सही तरीके से सेव किया गया है या नहीं किया गया। और उसके बाद उसकी वॉल्यूम, भाई उसका वॉल्यूम कितना है, क्या आया कि कम है, ज़्यादा है या बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी आपके पास होनी चाहिए। जब भी कोई सैंपल आता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी, क्योंकि अगर सैंपल कम होगा तो आपका रिज़ल्ट गलत आएगा, अगर सैंपल ज़्यादा होगा तब भी आपका रिज़ल्ट गलत आएगा। अगर सही तरीके से महफूज नहीं होगा तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली गलत आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन। माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में हम छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। उनमें जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें है पेशाब का टेस्ट, पखाने का टेस्ट और बलगम वगैरह का टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सैंपल कल्चर के लिए आता है या आए तो वो सैंपल जरासीम से पाक स्टेरिलाइज कंटेनर में लाया गया हो। यानी कि ज़्यादातर यही है कि पेशाब, पखाना और बलगम का टेस्ट किया जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। अगर कल्चर के लिए आता है तो उसके लिए आपके पास जो कंटेनर होना चाहिए वो जरासीम से पाक हो। क्यों जरासीम से पाक हो? कल्चर के लिए अगर आएगा तो उसमें क्या होगा कि वो पेशाब या जो भी आप सैंपल हैं उसमें तो जो वो बैक्टीरिया मौजूद है उसके अलावा अगर वो जरासीम से पाक स्टेरिलाइज नहीं होगा उसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया भी होंगे। जब हम कल्चर करेंगे तो उनकी ग्रोथ भी उसके अंदर आएगी। लिहाजा जब हम वो मेंशन करेंगे और वो बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो उनकी जो मेडिसिन है वो पेशेंट को क्या करती है, मुतासिर कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है साइटोपैथोलॉजी। पीप स्मेयर, पस फॉर साइटोलॉजी, यूरिन फॉर स्टेलॉजी एंड FNA वगैरह के टेस्ट इस डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। सैंपल के साथ हिस्ट्री का होना लाजमी है और सैंपल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तरह से लेबल होना चाहिए। बाद क्या होता है कि हम पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं बार बार लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, कोई ज़ख़म हुआ था उसको, उसकी मेडिसिन ली काफ़ी अर्से तक लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम उसकी क्या कहते हैं साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज के हम उसका चेक कराते हैं कि इसके अंदर क्या वजह है। FNAC जैसे ये कोई रसोली वगैरह बन जाती है, ऑपरेट से पहले उसका FNA कराया जाता है। तो चेक करते हैं कि ये रसोली आया कि जब हम ऑपरेट करेंगे तो क्या ये मरीज़ की ज़िंदगी के लिए मज़ीद ख़तरा तो नहीं बन सकती। इस हालत में उसकी मुकम्मल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। आगे है हमारे पास हीमाटोलॉजी सेक्शन। अगर आप हीमाटोलॉजी सेक्शन के लिए कोई सैंपल वसूल करते हैं तो देखें कोई सैंपल के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है और ये सैंपल अच्छी तरह से एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स होना चाहिए, मुकम्मल और दूसरी तरह से लेवल होना चाहिए। हीमाटोलॉजी सेक्शन के अंदर हमारे पास CBC मेन फैक्टर है जो हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है
कि CBC में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, क्लॉट चेक करना होता है। जो बाहर से सैंपल आता है उसके अंदर हमने क्लॉट चेक करना होता है। अगर थोड़ा बहुत क्लॉट हुआ तो आजकल ऑटोमेटिक मशीनें हैं, तो हम जब मशीन को देते हैं तो वो क्लॉट उसके अंदर फंस जाता है, तो लिहाजा वो सही रिज़ल्ट नहीं आता और हमारी मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो लिहाजा इस चीज़ को चेक करना है कि कहीं क्लॉट तो नहीं है। अगर वो क्लॉट मशीन से पास भी हो जाता है तो वो रिज़ल्ट सही नहीं देता। आगे है ब्लड बैंक सेक्शन, जिसके अंदर ब्लड बैंक यानी कि ब्लड डोनर का काम किया जाता है। ब्लड बैंक के अंदर डोनर का खून निकालते वक्त मरीज़ की उम्र, वज़न और खून की मिकदार को मद्देनज़र रखा जाता है। इसके अलावा सैंपल दुरुस्त और मुकम्मल तौर पर लेबल करें। ब्लड बैंक के ऊपर खून निकालने की तारीख़ और एक्सपायरी तारीख़ लिखें। ब्लड बैंक के अंदर क्या किया जाता है कि ब्लड निकाला जाता है और पेशेंट्स को लगाया जाता है। उस वक़्त खून निकालते वक्त खून देने वाले की उम्र, उसकी खून की मिकदार के उसके अंदर खून पूरा है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसका ब्लड निकाल रहे हैं और बाद में उसको ही 4 बोतलें खून की देनी पड़ें। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि जो इस आदमी से हम ब्लड ले रहे हैं, कहीं उसको ख़ुद को तो खून की कमी नहीं है, उसके अंदर ब्लड की मिकदार पूरी है, फिर हम लें। अगर उसको खून की कमी है तो ऐसे डोनर को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। आगे जो हमारे पास है वो है मॉलिक्यूलर सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर PCR के टेस्ट, DNA के टेस्ट किए जाते हैं। SOPs के मुताबिक जो भी सैंपल दरकार हो कोशिश करें उसकी मिकदार पूरी होनी चाहिए। इम्यूनोलॉजी सेक्शन या फिर सीरोलॉजी सेक्शन, इस डिपार्टमेंट के अंदर टाइफाइड और विडाल के टेस्ट किए जाते हैं। जब भी सैंपल वसूल करें तो मुकम्मल तौर पर लेबल होना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ होगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे बज़रिया कॉल करके। मैं अगेन आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और मज़ीद अपने जो लैब के दोस्त हैं उनको भी बताएं ताकि किसी का भला हो, तब भला हो जाए। और अल्लाह हाफिज़।